Recording in progress. Good Good evening, evening, ma'am. sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. So, how was the trip? अच्छी थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। इन दिनों में भीड़ है वहां पे? हाँ, बहुत ज्यादा थी। बांके बिहारी जी के मंदिर में 3 घंटे तक खड़ी रही थी मैं। ज्यादा ही थी। ठीक है, बट ऑल ओवर अच्छा था। गुड इवनिंग, प्रदीप सर। Good evening, sir. आ जाए सभी लोग। तब तक कुछ डिस्कशन करना हो सर बताइए। अरे सर, वो पेपर के बारे में पूछना था एक बार। वो जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है, उसमें आपने ए बी सी डी ई दिया है। बाद में ये तो नहीं डालोगे ए और बी, बी और सी, डी बी? क्योंकि फिर मैं उसे 1 2 3 4 को ए बी सी डी कर रहा था। मैं अरे ये तो शायद डाला नहीं है, रहता है वो भी। करते हैं सर इसके बाद। अच्छा, मोर और लेस हो गया, 25 30 हो गए हैं। करते कल हैं या सर। कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा। मैं तो कल ही परसों तक खत्म करके दे दूंगा आपको। ठीक है। चलिए, अर्चना मैम भी आ गए हैं, मोनिका मैम भी आ गए हैं, बाकी सब लोग आते हैं तब तक अपन स्टार्ट करते हैं। अर्चना मैम। हाँ सर। चलिए। सर आवाज आ ऑल्टरनेट। हाँ जी आ रहा है। मोनिका मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अल्टरनेट करेंगे। एक सेक्शन अर्चना मैम, एक सेक्शन मोनिका मैम। तो ओके। स्टार्ट कीजिए, कोई भी करना चाहे। अर्चना मैम कीजिए स्टार्ट बाय सेक्शन 1, पेटेंट एक्ट। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। इसमें पेज के बारे में वगैरह है। हम्म। Section 2 is definitions. हम्म। इसमें इन्वेंटिव इम्पोर्टेंट स्टेप की डेफिनेशन बताइए मोनिका मैम। Inventive step में है which have like technical advancement and or economical significance and non-obvious to the person skilled in art. नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन दैट। अर्चना मैम, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एनी इंस्टीट्यूट और एनीथिंग जिसको फाइनेंस गवर्नमेंट करता है ये। सेक्शन 3। सेक्शन 3 नॉन पैटर्न व्हाट नॉट हम्म। इन्वेंट। कीजिए कीजिए, बोलिए बोलिए अर्चना। ए नेचुरल लॉ है, बी प्रिजुडाइज है, सी से डी डिस्कवरी, ई से डी से इफिकेसी, ई से एडमिक्सचर, एफ से रीअरेंजमेंट, ई एफ जी जी ओमिटेड, एच हम्म। से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, आई से मेथड मेथड और प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, देन आई हम्म। से
जैसे जंगल प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं, इनके से एनी कंप्यूटर प्रोग्राम और मैथमेटिकल और बिजनेस जो होता है वो नहीं होता है, एक्सेप्ट इसमें हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर होगा तो देन आई एल एल कॉपीराइट है, एंड एम है गेम मेंटल गेम या फिर मेथड ऑफ एनी प्लेइंग गेम्स है, एंड एन है प्रेजेंटेशन और पीपीटी और एनी काइंड ऑफ नरिशिंग और एक्सेट्रा है। तो में टोपोग्राफी है, एंड सी में है टीकेडी ट्रेडिशनल नॉलेज। Section 4 is invention related to atomic energy. ये पेटेंटेबल नहीं है अंडर सेक्शन 20 ऑफ आई थिंक एटॉमिक एनर्जी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा। फाइव ओमिटेड है, सिक्स है पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई, इसमें ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, असाइनी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो कि जॉइन एंड लोनली अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 7 बोलूं सर मैं? कंटिन्यू करते जाइए। सेक्शन 7 है फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन, इसमें है फॉर्म नंबर 1 है, इसमें रूल 10 है, एंड इसमें फीस रहेगी 1600 रुपये। टाइमलाइन इसमें 6 मंथ्स रहेगा। बाकी अदर रूल्स भी हैं इसमें, 18 और 19 से भी है इसमें अदर रूल। बाकी सेम एप्लीकेंट रहेगा और सेम इन्वेंट रहेगा तो प्रूफ ऑफ राइट की नीड नहीं है। बाकी अलग अलग रहेंगे तो प्रूफ ऑफ राइट देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ राइट फाइल कैसे होता है? फॉर्म नंबर 1 सर, 26 फाइल कैसे होता है? प्रूफ ऑफ राइट फॉर्म नंबर 1 क्या? 6 मंथ्स में करना है या फिर एप्लीकेशन के साथ करना है? एक एक करके मैम, एक एक करके, एक सेक्शन मोनिका मैम कंप्लीट करेंगे, एक आप करेंगे। मोनिका मैम, हाँ जी, हाँ जी सर। प्रूफ ऑफ राइट कैसे सबमिट होता है? सर फॉर्म नंबर 1 से होता है, 1600 रुपये इसकी फीस रहेगी, विद इन 6 मंथ्स रहेगा, रूल 10 से। तो अगर विद इन 6 मंथ करेंगे और तो एट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो हो चुकी है फाइल। हाँ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और 6 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी डेट, पीसीटी हाँ, वाला भी है इसमें। तो अगर 6 महीने के अंदर कर रहे हैं तो फॉर्म 1 तो सबमिट हो चुका है, तो क्या दोबारा करेंगे? नहीं सर, वो तो हो गया ना सबमिट। हाँ तो वही ना, तो प्रूफ ऑफ राइट कैसे सबमिट होता है? सर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और विद इन 6 मंथ सर, कैसे? अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ। आपने एप्लीकेशन आज फाइल कर दिया और हाँ प्रूफ ऑफ राइट आप 3 महीने बाद दे रहे हो, तो हाँ, उस टाइम तो पे वो कैसे करेंगे? एग्रीमेंट असाइनमेंट हम्म, अगर इसमें अगर दोनों अलग अलग हुए तो उसमें अग्रीमेंट और असाइनमेंट चलेगा। वो तो चलेगा, सबमिट कैसे होगा? फॉर्म 30 से सिंपल, विदाउट हाँ, फीस। ओके ठीक है। सर क्या क्या सोचने लगे थे हम लोग कैसे सबमिट होगा? हाँ, क्या क्या सोचना चालू कर दिया था कैसे सबमिट होगा हाँ ऐसे वो पूछा। तो आपने बोला था इतना इतना नहीं डीप जाएंगे, बट ठीक है सर, ये याद नहीं तो रहेगा। मेरे को जहाँ डाउट होगा कि पूछना चाहिए मैं पूछूंगा। हाँ नहीं, हाँ ये अब तो ये याद ही रहेगा सर, ठीक है। फॉर्म 30 से विद नो फीस, ओके। ठीक है। सेक्शन 8 इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग है, जिसमें फॉर्म 3 होता है, इसका रूल 12 है, इसकी कुछ फीस नहीं होती है बट एक्सटेंशन ले सकते हैं फॉर्म 4 से, एंड एक्सटेंशन की फीस आई थिंक 2000 है, एंड इसके अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं, 3 अमेंडमेंट मतलब 3 टाइमलाइन है। एक तो एप्लीकेशन के साथ फाइल करना है, उसके बाद विद इन 6 मंथ करना है, देन उसके बाद एफआर में आया तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम एफआर इशू, एंड अगर कंट्रोलर ने कुछ नोटिस भेजा है तो विद इन 2 मंथ फ्रॉम दैट डेट। और फॉरेन फाइलिंग? वही फॉरेन फाइलिंग है।
फॉरेन अगर फाइलिंग। फॉरेन में हमने फाइल किया एप्लीकेशन आफ्टर इंडियन एप्लीकेशन, हाँ हाँ। तो उसका फॉर्म 3 कैसे कब तक सबमिट करना होता है? एज अर्ली, जब फाइल करेंगे उससे विदिन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर फाइल करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया? नहीं किया तो वो ऑपोजिशन लगेगा 25H। हम्म आगे बढ़ते, मोनिका मैम। सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 9 में आएगा सर, ये प्रोविजनल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ ये फाइल करना होगा। और नहीं किया तो डीम टू बी अबेंडन हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें पोस्ट डेटिंग का भी कंसेप्ट आता है, 6 मंथ तक पोस्ट डेट हो सकती है। और ये क्या कहते हैं, हम्म पीएस भी पोस्ट डेट हो सकती है। हम्म और और तो बस यही है ना सर, इसका रूल 12 है, फीस इसकी कुछ है नहीं। अगर मैंने एक बार कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया तो क्या दोबारा कर सकते हैं? हाँ मतलब विद इन 12 मंथ्स ही वो कर सकते हैं, अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया और मतलब पीएस की तरह हमने वो किया है। और अगर 12 महीने हैं तो हम कर सकते हैं उसे। सीएस मतलब को पीएस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो तो हो जाएगी ना, मतलब अगर लगता है कि कुछ हमें अमेंड करना है या फिर हमने डायरेक्टली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी है, तो वापस से हम उसको फाइल कर सकते हैं। तो जो पहली वाली है, उसको प्रोविजनल बनाने के लिए क्या हाँ, करना पड़ेगा फिर? फॉर्म 30 लगेगा। 30 लगेगा सर, और तो क्या ही लगेगा। फॉर्म 2 तो हमने, सॉरी 2 क्यों कह रही हूँ मैं। हाँ कुछ नहीं, 30 डायरेक्ट लगेगा। फॉर्म 2 वापिस से सबमिट कर देंगे सीएस। ओके। वो अपने आप पुराने वाली जो है प्रोविजनल में कन्वर्ट हो जाएगी और तो नई वाली सीएस तो एक्सेप्ट हो जितनी जाएगी। बार 12 महीने में हम जितनी बार भी मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं, जो हमें हम्म लगता है अगर, तो उतनी बार फॉर्म 2, क्योंकि फीस तो है नहीं। ठीक है। समझा। अखिल सर, ये CS to PS फॉर्म 30 320 ये कैसे? तब मुझे लगा कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती होगी, तो रिक्वेस्ट के लिए तो CS to PS में तो फिर फॉर्म 30। ओके। डायरेक्ट फॉर्म 2 दोबारा फाइल कर दो एज अ सीएस। ओके। और पर्टिकुलरली अगर समझो तो अंडर सबसेक्शन 3 कह के अगर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हम्म। अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब ही यही होता है कि पुरानी कंप्लीट को प्रोविजनल मान के ये नई कंप्लीट को एक्सेप्ट कीजिए आप। ओके। ठीक है। तो सर फिर मतलब वापस से कैसे फाइल करेंगे, मतलब लाइक इसमें। वहां पोर्टल पे सर ऑप्शन होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। उसका अच्छा। मतलब यही है कि डायरेक्ट उस सबसेक्शन के अंडर में अगर आप फॉर्म 2 फाइल कर रहे हो कंप्लीट हम्म। स्पेसिफिकेशन, तो प्रीवियसली फाइल कंप्लीट को प्रोविजनल मान लेना है आप। हम्म। ठीक है। सर इसमें ये एक एंटी डेटिंग वाला एक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर अपन ने करा था, उसमें आपको याद है वो क्या था, मतलब एग्जैक्टली। करते हैं सर वो भी डिस्कस फिर, एंटी डेटिंग। ठीक है ऑल सर। फॉरेन एप्लीकेशन आर द एग्जांपल ऑफ एंटी डेटिंग सर। जो फॉरेन से एप्लीकेशन इंडिया में आ रही है ना, हम्म। हम्म। दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंटी डेटिंग, जिसमें फाइलिंग डेट आगे और प्रायोरिटी डेट पीछे है। ओके ओके। हम्म। जैसे कन्वेंशन से अच्छा 12 महीने बाद आ रही है तो फिर लाइक वो अच्छा। ओके। तो इंडिया में फाइलिंग डेट आगे है, प्रायोरिटी पीछे, हम्म। तो दे आर द एग्जांपल ऑफ एंटी डेटिंग। ओके सर। जैसे पेटेंट ऑफ ओपोनेंट, डिविजनल एप्लीकेशंस, दे हाँ। ऑल आर एग्जांपल ऑफ एंटी डेटिंग। पेटेंट ऑफ एडिशन। हाँ, हम्म। पेटेंट ऑफ एडिशन। चलिए सेक्शन 10 मैम, अर्चना मैम। कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। उसमें फॉर्म 2 है एंड रूल 13 15 16 वो सारे लगते हैं। उसमें आता है वो टाइटल 15 वर्ड्स में होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है अगर बायोलॉजिकल मटेरियल हो तो फाइलिंग के टाइम पे वो उसका डिपोजिशन जो है वो फाइल करके फिर रेफरेंस नंबर विद इन 3 मंथ हमें देना होता है।
बायोलॉजिकल मटेरियल होगा तो क्या है सिंगल इन्वेंशन भी इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर वो मार्जिन रिलेटेड है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अप साइड एंड लेफ्ट साइड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड राइट साइड एंड बॉटम में 3 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। Then इसमें फॉर्म 5 है एप्लीकेशन के साथ फाइल होता है या फिर 1 मंथ फॉर्म फाइलिंग डेट होता है फॉर्म 5 एंड फॉर्म 5 का एक्सटेंशन है 4 से इसमें हम्म 480 उसका चार्जेस है आगे बाय डिफॉल्ट फॉर्म 5 कब फाइल करना होता है? एप्लीकेशन के साथ। वो नहीं किया तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम एप्लीकेशन। नहीं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ। अच्छा हाँ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। 11। 11 में आएगा प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो मतलब जिस टाइम पर क्लेम पहली बार फुली डिस्क्लोज हुआ होगा तो वो उसका डेट होगा क्लेम का। और इसके 12 अलावा 11 ए। 11 इज पब्लिकेशन ऑफ, मैं ही बोलूँ ना सर, अर्चना। ये पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन रूल इसमें होगा 24। पब्लिकेशन ही तो है, तो 11 है सर। अर्चना मैम। अच्छा, सॉरी। अच्छा ओके पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है उसमें फॉर्म 9 है रूल 24A है। फॉर्म 9 का फीस 2500 है हम्म and उसमें 3 मेडिकल कंडीशंस है जिसमें पब्लिकेशन नहीं होगा सिक्योरिटी डायरेक्शन होगा 35 से तो नहीं होगा अवेंडन हुआ होगा अगर केस फाइल में किया सिस्टम 9 से तो वो नहीं होगा एंड एप्लीकेशन अगर विड्रॉ किया फॉर्म 29 फाइल करके तो पब्लिकेशन नहीं होगा। फॉर्म 29 कब तक फाइल करना है पब्लिकेशन रोकने के 15 लिए? मंथ 15 मंथ प्रायर टू डेट से। हाँ, और ये सेम कंडीशन दूसरा कौन से सेक्शन में लिखी है? 143 मैजिकल कर। ओह, अच्छा, पब्लिकेशन से कितने महीने तक ग्रांट नहीं दी जा सकती? पब्लिकेशन से कितने महीने तक ग्रांट हम्म, पब्लिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बाद अगर आगे मोनिका मैम। 6 मंथ। हम्म पब्लिकेशन से 6 महीने तक ग्रांट नहीं दी जा सकती। ओके हाँ। अच्छा, पब्लिकेशन, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 11 बी। 11 बी सर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें रूल 24 बी इसमें लगेगा। और 14 मार्च 2024 से पहले 48 मंथ्स था इसका जो टाइमलाइन था। बट अब ये 31 मंथ्स हो गया फ्रॉम प्रायोरिटी डेट, और पब्लिश होने के बाद में ही एग्जामिनेशन होगा। फीस इसका 4000 रहेगा। मैम जस्ट सेकंड। जी गौरव सर। सर पब्लिकेशन से 6 मंथ का कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या ग्रांट नहीं दी जा सकती? सर प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए हम 6 महीने का टाइम स्लॉट देते हैं, ओके सर ओके। है ना। अगर हम ग्रांट दे देंगे तुरंत बाद ही तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए स्कोप ही नहीं बचेगा। ओके सर ओके थैंक यू। जी सर। जी मोनिका मैम कंटिन्यू कीजिए। 11 बी। 11 बी। हाँ तो सही हो गया ना। उसके बाद में फॉर्म 18 इसमें फाइल होएगा। ठीक है, और इसको जो अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेंट और पर्सन इंटरेस्टेड है इसमें, जो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन भी आ जाएगा, बता दूं ना सही है। हाँ हाँ, पूरा फॉर्म बोलते रहे। नंबर 18A आएगा, रूल नंबर 24C होगा। फीस इसकी रहेगी 8000। और इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे ISA और IPEA के थ्रू जो आएंगी उनका होगा। स्टार्टअप स्मॉल एंटिटी, और ये क्या कहते हैं फीमेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। कोई MNC होगी तो उसका होगा नहीं। और बस यही है। हम्म, हम्म यही है। एक्सप्रेस एग्जामिनेशन हाँ ठीक है, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन। एंड एक्सटेंशन। वो PCT। एग्जामिनेशन आपने बोला कौन कौन फाइल कर सकता है? ISA और IPA के थ्रू जो आएगी, स्टार्टअप स्मॉल एंटिटी, फीमेल मतलब नेचुरल पर्सन में एक फीमेल होनी चाहिए।
और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एग्जामिनेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? एग्जामिनेशन ये एप्लीकेंट और पर्सन इंटरेस्टेड। मान लो पर्सन इंटरेस्टेड ने एप्लीकेशन फाइल किया एग्जामिनेशन का, हम्म। तो एफईआर भी उसी को जाएगा? हाँ, उसको ही जाएगा सर। नहीं, एफईआर तो उसी को जाएगा ना जिसकी पेटेंट है, जवाब तो उसी को देना पड़ेगा। तो सर फाइल जब करता है पर्सन इंटरेस्टेड तो उसके पास भी तो जाता उसके है ना पास सिर्फ सर। इंटीमेशन जाता है कि हमने एफईआर इशू कर दी। अच्छा, ठीक है। काइंड ऑफ जी अखिल। नोटिस। हाँ जी अखिल सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे जो 25 सब क्लॉज 1 में जो टाइमलाइन मिलता है जैसे प्री ग्रांट फाइल करने का, वो एनी टाइम है राइट? कि मतलब बिफोर द ग्रांट, कि आप बिफोर द ग्रांट आप कभी भी मतलब प्री ग्रांट अपोजिशन, तो या फिर आफ्टर ये। पब्लिकेशन, आफ्टर पब्लिकेशन, हाँ एनी मतलब टाइम आफ्टर। बिफोर, एनी टाइम बिफोर ग्रांट, आफ्टर पब्लिकेशन। नहीं नहीं सर, वो तो आप भावनाओं को समझो सर। देखो ऐसा है कि वो मैं समझ गया, आफ्टर आफ्टर पब्लिकेशन है। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक ये जो 6 मंथ वाला जो टाइमलाइन है इसमें, जो मतलब पेटेंट को रोक के रखते हैं, तो मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है कि लाइक। हाँ सर, 6 महीने देंगे ही नहीं है खैर। अच्छा, मैंने मतलब 6 महीने अगर कंप्लीट हो गए तो उसके बाद भी प्री ग्रांट फाइल कर दो आप। हाँ, मिनिमम 6 महीने तो देते ही देते हैं। ओके। तुरंत ग्रांट ठीक है। नहीं होता है। 6 महीने तक तो ग्रांट नहीं मिलेगी पब्लिकेशन से, हम्म। उसके बाद कभी भी मिल सकती है। उसके बाद जो टाइम बीत रहा है वो ओपोनेंट के लिए ग्रेस पीरियड है एक तरह से। ओके, ठीक है सर। हाँ मतलब हाँ, मुझे इसमें ही थोड़ा डाउट था, मतलब जब मेरा वो रिवीजन हुआ था तब आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मुझे थोड़ा इसमें डाउट था, इसलिए पूछा मैंने। वो मिनिमम स्लॉट है सर। अच्छा, कि मतलब मिनिमम 6 मंथ का तो है ही कि इतने हम्म। टाइम में ग्रांट नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद जो भी है, अगर कोई प्री ग्रांट नहीं आता है या फिर आ रहा हो तो फिर लाइक जैसा भी होगा वो कर देंगे। हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल। ओके। ओके सर। अब यहाँ पे पता है सर, देखो एक तरह से वो एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है कि अगर मान लो सिक्रेसी लगी है, वो हम्म। भी 6 मंथ है ना सर। हाँ, और 31 मंथ और वो 6 मंथ मंथ वाला है उसमें। उसका मतलब कितना लंबा जाएगा कहानी ग्रांट की। हाँ। उसका तो सर चांसेस भी कहाँ ही, मतलब एक बार सीक्रेसी लग गया तो फिर पीरियोडिकली रिव्यू के नाम पे कहाँ ही इतना वो करते होंगे अपडेट। नहीं, मिलता है सर, मिलता है, रेगुलर मिलता है। वो तो बाय डिफॉल्ट बहुत प्रिसाइज, मतलब एक्यूरेसली के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा हर 6 महीने में रिव्यू। ओके। लास्ट ईयर वो आपको याद है शिवम सर? हाँ हाँ हाँ, शिवम नहीं सर। शिवम नहीं, अनिकेत सर, वो पतंजलि अच्छा। वाले। अच्छा, अनिकेत, उनकी, हाँ अच्छा हाँ। अब उनकी कंपनी की एक एप्लीकेशन सिक्रेसी में गई हुई थी, तो उन्होंने हर 6 महीने के रिव्यू दिखाए थे मुझे। आते हैं सर, आते हैं, नो डाउट, ओके ओके। आते हैं बाय डिफॉल्ट। चले, 11B पर ट्वेल्व। एप्लीकेशन हो गया ना। सर 12 है अभी। 11B, एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन। मैम अगर मान लो मैंने एग्जामिनेशन 18 फाइल कर दिया, हम्म। और अब मुझे लगता है कि मुझे पता चला कि मैं तो एक्सपेडिटेड करवा सकता हूँ, हम्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो मैं स्टार्टअप हूँ। हाँ तो सर जो रिमेनिंग फीस है वो पे करनी पड़ेगी ना इसमें कि इसमें नॉर्मल की तो 4,000 हो गई। उसकी 8,000 है, तो जो रिमेनिंग फीस है 4,000 वो हमें पे करना पड़ेगा 18 फाइल करके। और साथ में क्या देना पड़ेगा? फॉर्म और यही तो होगा ना सर, 4,000 रुपीज जो फीस होगी, और इसके अलावा स्टार्टअप होने का जो भी सर्टिफिकेट होगा। हाँ, वो फॉर्म 28 देना पड़ेगा साथ में, हाँ फॉर्म। टू क्लेम द तो टाइटल। सर तो ये जो सर्टिफिकेट होते हैं सर, जो ये शायद डी डिपिट के अंदर जो होता है, और ये फॉर्म 28 अलग अलग ही होता होगा, पता नहीं वो तो क्या। प्रूफ हो गया ना, जो सर्टिफिकेट है हम्म। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, वो प्रूफ हो गया। फॉर्म हाँ जी। 28 से आप पेटेंट एक्ट के अंडर में वो टाइटल क्लेम करते हो।
कि मुझे वो जो रिडक्शन है फीस में वो मिलना चाहिए, वो क्लेम करते हो आप। अब मान लो कि अब मैं स्टार्टअप हूं, मैंने एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर दी, और एफईआर आने से पहले मेरा जो स्टार्टअप का जो क्राइटेरिया है, जो टाइटल है, वो मैंने लूज कर दिया लीगली। हम्म, अब मैं स्टार्टअप नहीं रहा, मतलब मेरा टर्नओवर, अच्छा मैं बढ़ गया। लीव ही हो गए। मेरा जी ही मैम। नेट चल गया, हाँ जब मेरा नेट चला गया था शायद। मैम लास्ट क्वेश्चन ये है इस सेक्शन में कि मान लीजिए मैंने एक्सपेडिटेड जब एग्जामिनेशन फाइल किया तब मैं स्टार्टअप था, हम्म लेकिन बाद में मेरा जो स्टेटस है स्टार्टअप का वो मैंने लूज कर दिया, हम्म तो क्या मेरा प्रोसेस वापस से 24B में चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, वो एक्सपेडिटेड में ही रहेगा। एक्चुअली में फाइलिंग पे देखते हैं कि फाइलिंग के टाइम आप क्या थे। हाँ, वो फाइलिंग के टाइम पे जो भी रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। होगा। सेक्शन 12, अर्चना मैम। एग्जामिनेशन है तो उसमें एग्जामिनर रिपोर्ट देता है 3 मंथ्स में, सारे लॉफुल ग्राउंड चेक करता है, एंटिसिपेशन चेक करता है, एंड कंट्रोलर को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे देता है विद इन 3 मंथ। जी गौरव सर। हेलो सर। सर जो जी सर। एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन है उसके लिए स्मॉल एंटिटी का होना तो जरूरी नहीं है ना? अगर फीमेल कैंडिडेट है कोई और वो स्मॉल एंटिटी में काम नहीं कर रहा, तो उस बेस पे हम 28 फॉर्म भी फिल करेंगे फिर भी? सर फीमेल कैंडिडेट को आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हाँ, नहीं, फॉर्म 28 तो कंपलसरी नहीं रहेगा ना उस केस में? फॉर्म 28 तीन कैटेगरी के लिए लगता है सर, सिर्फ स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर फीमेल को 18A फाइल करना है तो उसके लिए उनको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है अदर देन आधार कार्ड। ओके। हाँ। हम्म। तो अच्छा, फॉर्म 28 फीमेल के केस में भी जाएगा? नहीं 18 जाएगा 18 सर, नहीं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सिंगल एप्लीकेशन होगा तो नहीं जाएगा, बट अगर उसके साथ स्मॉल एंटिटी है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, स्मॉल एंटिटी है करके। अगर फीमेल की क्राइटेरिया से क्लेम कर रहे हो तो आईडी प्रूफ से हो जाएगा, स्मॉल एंटिटी के क्राइटेरिया से क्लेम कर रहे हो तो आपको फॉर्म 28 देना पड़ेगा। हाँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि जो वही फीमेल है इसमें जरूरी नहीं है ना 28 फाइल करना? नहीं। आईडी प्रूफ देना पड़ेगा अदर देन आधार कार्ड। हम्म। ठीक है सर, थैंक जी मोनिका मैम, सेक्शन 13। सेक्शन 13 में सर एंटिसिपेशन आएगा, प्रायर क्लेम और प्रायर पब्लिकेशन, और रूल नंबर इसमें 28 और 29 आएगा, ऐसे ही आएगा। 14। वो कौन एग्जामिनर का जो रिपोर्ट होता है, एग्जामिनर का फिर रिपोर्ट की कंट्रोलर? कंट्रोलर को जाता है, फिर कंट्रोलर एफआईआर ये करके एप्लीकेंट को देता 15। 15 आएगा सर, पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज और अमेंड द एप्लीकेशन। इसमें जो रीफाइलिंग की डेट होगी, अगर कंट्रोलर बोलता है कि रीफाइल करना है तो वही उसकी फाइलिंग डेट होगी, मतलब। रीफाइल। हाँ, रीफाइल। 16। है। 16 डिविजनल एप्लीकेशन है। अगर मोर देन वन इन्वेंशन हो तो उसका डिविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पर्सनल मतलब एप्लीकेंट भी कर सकता है या फिर कंट्रोलर के बताने के बाद भी कर सकता है। एंड उसमें है उसका एक ये जो एग्जामिनेशन है वो अलग से होता है। मान लो मेरी एग्जामिनेशन होने के बाद एप्लीकेशन डिवाइड हुई है, तो क्या री एग्जामिनेशन होता है? हाँ, दोनों का मतलब डिविजनल एप्लीकेशन का अलग से एग्जामिनेशन है। और पिछले वाली? इसका तो ऑलरेडी हुआ है ना, उसका साथ भी में। दोबारा से होगा। ओके। आफ्टर डिवीजन दोनों एप्लीकेशन दोबारा एग्जामिन होती है। ओके। 17। हाँ जी, सेक्शन 17 में आएगा पोस्ट डेटिंग, 6 महीने तक पोस्ट डेट हो सकती है, और ये पीएस भी पोस्ट डेट हो सकती है सर।
पोस्ट डेटिंग के लिए फॉर्म फॉर्म 30 होगा, और इसमें क्या कहते हैं, फीस इसकी 800 रुपये होगी। कब तक फाइल कर सकते हैं? ये बिफोर ग्रांट फाइल कर सकते हैं। 18। पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन है। सेम इन्वेंशन अगर सेम डे पे होगा तो वो एंटिसिपेट नहीं करेगा, 20। रेफरेंस डालना 20 पड़ेगा। में 20 में आएगा सर, सब्सटीट्यूशन आएगा इसमें। फॉर्म नंबर 6 से होगा, और रूल नंबर इसमें होएगा 34, 35, 36 का, तीनों का सबसेक्शन 1। और फीस इसकी 800 रुपीज होगी। और असाइनमेंट, अग्रीमेंट और बाय लॉ ये सब्सटीट्यूट हो सकते हैं बिफोर ग्रांट। 19 छूट गया ना? हाँ, हाँ, बोल दीजिए मैम, आप 19 बोल दीजिए। मैं बोलूँ सर, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल, ये एंटिसिपेशन नहीं, इन्फ्रिंजमेंट। सॉरी सर, आंसू मत थोड़ा। 21। वो एसीआर का रिस्पॉन्स 6 मंथ में देना है। हम्म और अगर मान लो कोई हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो? तो सर एसीआर आएगा ही नहीं। आएगा। हाई कोर्ट उसको एक्सटेंड कर देगा या एक्सटेंड होगा ना फिर वो, हाँ। मतलब अपने आप कुछ ये आएगा, नेचुरल क्लैमिटी या कुछ भी आएगा तो वो अपने आप एक्सटेंड होगा उसका हाई रिस्पॉन्स। कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप एफआईआर के रिस्पॉन्स को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके। 25। 25 में आएगा ओपोजिशन, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन आएगा। आप तो प्री ग्रांट बताओ और अर्चना मैम पोस्ट ग्रांट बताएंगे। प्री ग्रांट ओपोजिशन में बिफोर पब्लिश कर सकता है एनी पर्सन। फॉर्म नंबर 7A रहेगा, फीस इसकी 4000 रुपीज रहेगी। बिफोर और रूल नंबर पब्लिकेशन। आफ्टर आप पब्लिकेशन ब बिफोर ग्रांट। हम्म, आई एम सॉरी। और उल्टा हो गया। इसका रूल नंबर रहेगा 55 1 रहेगा इसका। और इसमें जो ग्राउंड्स रहेंगे बता दूं सर, रॉन्गफुली ऑब्टेन रहेगा। आवाज आ रही है आपको या हाँ नहीं? हाँ, बोलते जाओ, सुन अच्छा, रहा हूँ। बिफोर ग्रांट रहेगा। नहीं, सॉरी, ग्राउंड्स। wrongfully obtained रहेगा, पब्लिश बिफोर, ये पब्लिश बिफोर प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम, नोन और यूज ऑब्वियस, सेक्शन 3, 4, देन क्लैरिटी। और फिर सेक्शन 8 आएगा। और कन्वेंशन एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल मटेरियल, और फिर ट्रेडिशनल नॉलेज। ये ऐसे क्लेम्स मैं, वो सॉरी, सब ग्राउंड्स मैंने ऐसे याद किया हूँ मैं। कौन और फाइल कर सकता है अपोजिशन प्री ग्रांट? ये सर एनी पर्सन फाइल कर सकता है, और वैलिड रहेगा अगर RFE फाइल होगा तभी। और अगर मान लो आरएफई से पहले प्री ग्रांट अपोजिशन हो गया हाँ, तो एग्जामिनेशन पे क्या इफेक्ट आता है? एक्सपीडिटेड हो जाती है शायद वो। हम्म मैम पोस्ट ग्रांट। पोस्ट ग्रांट ये आफ्टर ग्रांट विद इन 1 ईयर होता है, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट होने के बाद। देन एनी पर्सन नहीं, ये पर्सन इंटरेस्टेड फाइल कर सकते हैं, पेटेंट और पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं। इसमें फॉर्म 7 है, रूल कौन फाइल कर 55। सकता है? एनी पर्सन इंटरेस्टेड एनी और पर्सन इंटरेस्टेड पेटेंट, पेटेंटी। हाँ नहीं कर सकते। वो खुद की पेटेंट को अपोजिशन क्यों डालेगा? वो ग्रांट वाले भी। तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड ही होगा पेटेंट ही, मेरे दिमाग में कहाँ आपने था। लिखा हुआ है नोट्स में पेटेंटी? नोट्स देखती एक मिनट। ओनली, हाँ, पर्सन इंटरेस्टेड। नहीं, पेटेंट नहीं लिखा है, पर्सन इंटरेस्टेड गलती से आया होगा कहीं से। फॉर्म 7 है इसका, 55A है, एंड फीस 8000 है। एंड उसमें अपोजिशन बोर्ड फॉर्म होता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स में एग्जामिनर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मतलब एग्जामिनर छोड़ के होने चाहिए। कौन सा एंड एग्जामिनर?
जो एग्जामिन मतलब जो एफआर भेजेगा, वो तो एप्लीकेशन भेज जो चुका है एफआर, ना। हाँ तो वो उसका पार्ट नहीं होगा अपोजिशन बोर्ड हम्म का। हम्म। एंड और उनको कितने लोग? 3 लोग होते हैं टोटल। कंटिन्यू कीजिए। एंड उसमें से एक चेयरमैन होता है, एंड उनको विद इन 2 मंथ एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है। फिर हियरिंग एंड वो होने के बाद अ, उसका डिसीजन कंट्रोलर लेता है। कितने महीने में रिपोर्ट सबमिट करता है अपोजिशन बोर्ड? 2 मंथ में, विद इन 2 मंथ। हम्म। फिर 26। फाइनल 26 ओपो ऑब्टेनिंग ऑफ पेटेंट के ऊपर है, फॉर्म नंबर 12 आएगा इसमें। और पोस्ट ग्रांट से रिलेटेड है ये। और फीस इसकी रहेगी 2400। या तो जो ऑब्टेन्ड पार्ट है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर मतलब पेटेंटी को मतलब अगर पूरा ही वो ऑब्टेन्ड है तो पेटेंटी को बोलेंगे कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोबारा फाइल करने के लिए। हम्म। ऐसा कुछ। अगर पूरा ऑब्टेन है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका, अच्छा ठीक है। अमेंड हो जाएगी आपकी और थ्री ग्रांटेड पेटेंट। और कितने ठीक है, महीने में फाइल करना होता है फॉर्म 12? 3 months फ्रॉम कंट्रोलर्स ऑर्डर। 27 omitted, 28। मेंशन ऑफ इन्वेंटर है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स इन्वेंटर एंड एप्लीकेंट एंड एनी इंटरेस्टेड पर्सन भी फाइल कर सकता है। उसमें फॉर्म 8 होता है, बिफोर ग्रांट फाइल करना होता है ये। एंड इसमें क्या बोलते हैं इसको? अगर एप्लीकेंट ने खुद ने फाइल किया तो 0 फीस है, इन्वेंटर एप्लीकेंट ने फाइल किया तो 800 रुपीज फी है। एंड उसमें और एक अमेंडमेंट हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म 8A, जिसका रूल 70A है, एंड उसकी फीस है 900। एंड 8A फॉर्म है किस लिए? हम लोग पेटेंट अगर आफ्टर ग्रांट इन्वेंटर का इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट के लिए। मैम फी स्ट्रक्चर दोबारा बताइए जरा फॉर्म के 8 का। एप्लीकेंट ने खुद फाइल किया तो 0 है, एप्लीकेंट इन्वेंटर साथ में किया तो 800 है। एंड ये उल्टा बोल इन्वेंटर रहे हो आप। नहीं सर, हाँ इन्वेंटर एंड एप्लीकेंट साथ में है, विदाउट कंसेंट वाला है तो 800 है ना। हाँ, एंड तो अगर इन्वेंटरशिप एप्लीकेंट और फाइल, इन्वेंटर अगर साथ में है तो कंसेंट है कि नहीं है? हाँ साथ में है तो कंसेंट के साथ ही एप्लीकेंट फाइल कर रहा है तो 0 फीस है। हाँ, और आप इन्वेंटर अगर अलग से कर रहा है तो? 800 की है। हम्म। क्लियर हुआ? हाँ। 29। 29 सर में है इससे सर। नाम रिमूव भी कर सकते हैं, वो पॉइंट रहना है। हाँ, बिफोर ग्रांट रिमूव भी करा जी मैम। 29। एंटिसिपेशन से रिलेटेड है सर ये। मतलब विदाउट कंसेंट अगर पब्लिश हो जाता है तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। 30। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हुआ होगा बिफोर तो वो एंटिसिपेट नहीं मानेंगे। 31। 31 इज पब्लिक डिस्प्ले। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जो भी एग्जीबिशन है उसमें अगर हुआ है डिस्प्ले तो उसके विद इन 12 months फाइल करना होगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 31 रहेगा। 29A इसका रूल नंबर रहेगा। 500 रुपीज इसकी फीस रहेगी। 32। 32 पब्लिक वर्किंग है। अगर कोई रीजनेबल ट्रायल्स वगैरह हुए हो तो इसके विद इन 12 मंथ्स में एप्लीकेशन फाइल करना है, तो फिर वो एंटिसिपेट नहीं करेगा। 33। 33 ये है प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में अगर यूज होता है तो यूज या पब्लिकेशन एंटिसिपेट नहीं पब्लिक करेगा। 34। और 29 to 32 एंटिसिपेट नहीं करेगा। 35। 35 इज सिक्रेसी डायरेक्शन कि अगर कोई एटॉमिक एनर्जी डिफेंस रिलेटेड या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी है इन्वेंशन तो उस पे कंट्रोलर सेक्रेसी डायरेक्शन लगा सकता है। उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंसेंट लेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपना कंसेंट अगर भेजती है तो भी सेक्रेसी अगर देगा। कोई एप्लीकेशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो क्या उस पर सीक्रेसी लगेगी? हाँ सर, लगेगी ना। वो तो एटॉमिक एनर्जी हो गया, फिर डिफेंस पर्पज से कुछ हो गया तो वो तो तो है। सेक्शन 4 क्या कहता है? एटॉमिक इन्वेंशन तो वो नहीं। इन्वेंशन मतलब पेटेंटेबल नहीं है वो बोलता है।
तो हाँ तो सर सीक्रेसी क्यों फाइल लगेगी? तो सर वो तो पेटेंट तो वैसे भी नहीं अभी मिलेगा ना उसको, पेटेंट तो वैसे मिल भी नहीं रहा है ना उसको। वो तो अगर किसी ने फाइल कर दी है तो तभी तो कंट्रोलर चेक करेगा ना उसको। तो वो तो रिफ्यूज हो जाएगी ना पहले। हाँ तो सर नहीं रिफ्यूज हो जाएगी तो फिर पेटेंट भी नहीं मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी फाइल नहीं हो सकती, अगर हो भी जाए तो सीक्रेसी में फिर देखो जब ये फाइल ही कन्फ्यू नहीं हो रही है तो फिर सेक्रेसी डायरेक्शन का बता कोई फायदा ही नहीं है। बता रहा देखो, वही तो वो मिल जाएगा। ये कंफ्यूजन क्यों आता है, ये आता है 39 के कारण। 39 में अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो आपको परमिशन लेनी है दो, आ, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आती है दो तरफ, जब सिक्रेसी डिफेंस वाली एप्लीकेशन हो या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो। हम्म। लेकिन 35 में सिर्फ डिफेंस पर्पस पे सिक्रेसी लगता है, एटॉमिक पे नहीं लगता। एटॉमिक पे सिक्रेसी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था सर, आज ही नई नॉलेज मिली है। ठीक है, इसे मैं लिख लूंगी मैं। ठीक है। बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट। हम्म। हम्म, ये कंफ्यूजन 39 के कारण आता हम्म। है। पहली बात तो ग्राफ पेटेंट मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया लेकिन तो सर नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है आई थिंक 35 में, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कंट्रोलर ने ना कुछ क्लासेस बताई हुई हैं। हम्म, हाँ हाँ, और डिफेंस पर्पस से है, ये है उसमें, जहां तक मुझे याद है और जितना मैंने पढ़ा है। पढ़ो। कहाँ से सब? हम्म, जहां मतलब शुरू से पढ़ो। Where in respect of an application made before or after commencement of this act for a patent, it appears to controller that the invention is one of the class of notified to him. ये रहा ना सर, यही तो है। अच्छा ठीक है। हम्म, By the central government as relevant for defense purposes. हाँ ठीक है सर। एटॉमिक एनर्जी है इसमें। हाँ नहीं है। ठीक है। ओके। चलो। 36। वो पीरियडिकल रिव्यू है, 6 मंथ्स में सिक्योरिटी डायरेक्शन का रिव्यू होता है एंड 15 डेज में उसको इन्फॉर्म करना रहता है एप्लीकेंट को। 37। 37 है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्रेसी डायरेक्शन की, वो ना तो कांट पब्लिश और रिफ्यूज टू ग्रांट ये कर नहीं सकता, और स्टेज ऑफ ग्रांट तक वो मूव कर सकती है, और इस डिसीजन को अपील भी नहीं कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट 100, 101 और 103 ये यूज कर सकती है इस इन्वेंशन को, और मिनिमम रिन्यूमरेशन और सोलेशियम इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एप्लीकेंट, हम्म, और नो और रिन्यूअल फी फॉर द पीरियड ऑफ सेक्रेसी डायरेक्शन। 38। तो तुम्हें वो नो टाइम लिमिट फॉर सिक्योरिटी डायरेक्शन, सिक्रेसी उसका कुछ डायरेक्शन रिवोक होने के बाद मिनिमम कितना टाइम मिलता है एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए? 6 मंथ। 39। 31 सर, 31 मंथ्स और वो है ना, हाँ और 6 मंथ। मिनिमम अच्छा। मिनिमम सिक्स मिनिमम मंथ 6 महीने तो मिलेंगे। हाँ ठीक है। 39 में 39। है सर, ये एफएफएल से रिलेटेड है। इसमें इंडियन फॉर्म रेजिडेंट फॉर्म इसमें 25 रहेगा, फीस 1600, रूल नंबर 71 रहेगा इसमें, और बिफोर कितने दिन सिक्स में वीक कंसेंट मिलता है? 21 डेज। और अगर एप्लीकेशन डिफेंस या एटॉमिक से रिलेटेड है तब? तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और वहां से शायद 21 डेज है। हम्म, 40। लायबिलिटी है 35, 39 की, एंड इसमें डीम टू हैव बीन रिटायर्ड। 41। 35 से 39 तक के जो भी डिसीजन रहेंगे कंट्रोलर के, वो अपीलेबल नहीं है, फाइनल रहेंगे आई मीन। 42। नेटवर्क चला कंट्रोलर गया। के पास पावर है सिक्योरिटी डायरेक्शन को ये करने का, चेक करने का।
43। 43 is grant of patent। इसमें अंडर सेक्शन 15 कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं कर सकता और एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल उसको ग्रांट देना पड़ेगा। 44। सब्स्टिट्यूशन है डेट या फिर फीस होने के बाद फॉर्म 10 फाइल करना है। 2400 फीस है, रूल 75 है। कौन कर सकता है फॉर्म 10 फाइल? अम, उसके रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ये डिसीज पर्सन जो कुछ डेथ हुआ है उसका। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 45। डेट ऑफ पेटेंट है इसमें। डेट ऑफ पेटेंट क्या? डेट ऑफ ग्रांट जो होगी सर वो रिकॉर्डेड डेट होगी और इसमें आप जो फर्स्ट रिन्यूअल फीस का भी है इसमें कंसेप्ट नहीं। में नहीं 45 क्या कहता है? डेट ऑफ पेटेंट क्या होती है? है। डेट ऑफ फाइलिंग। रिकॉर्डर नहीं। रिकॉर्डेड डेट, अच्छा नहीं, ग्रांट डेट ऑफ रिकॉर्डेड। ग्रांट को बोलते हैं रिकॉर्डल डेट। वो कहाँ पे आता है? मतलब सर सेक्शन सेक्शन कौन सा सेक्शन में आता है? सी 53 शायद। हम्म अच्छा 53 में आता है, 45 में नहीं। ठीक है। 46। वो ये मल्टीपल इन्वेंशन ग्रांट के बाद में। 47। 47 है सर। देयर आर लाइक सर्टेन कंडीशंस जिनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर इंपोर्ट मेड और यूज फॉर इट्स ओन यूज आई मीन, और एनी पर्सन यूज कर सकता है फॉर द पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट और एजुकेशनल पर्पस। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी ड्रग वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में। 48। नो इन्फ्रिंजमेंट नो रॉयल्टी। वो राइट ऑफ पेटेंट है, यूज प्रोडक्ट के केस में यूज होता है, प्रोसेस के केस में यूज करके यूज। 49। फॉरेन वेसल अगर ये टेम्पररी और एक्सीडेंटली विजिट करते हैं इंडिया में तो बाकी इसमें रेसिप्रोसिटी देखी जाएगी, ये इन्फ्रिंजमेंट में नहीं काउंट होगा। 50। राइट ऑफ ओनर्स है, उसमें इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट होते हैं। बट 52। इट कैन 51। फाइल इंडिविजुअल। 51 है सर डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 11 और रूल नंबर रहेगा 76 77 और को हाँ और हाँ और 14 डेज में इसको मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाय कंट्रोलर वो फुलफिल करनी होती हैं। 52। वो ग्रांट अगर फ्रॉड इस केस में हुआ तो फॉर्म 12 फाइल करके उसको कर सकते। फॉर्म 12 रूल यहाँ 70। ऑर्डर कौन देता है यहाँ पे? कोर्ट, हाई कोर्ट। 53। 53 में है सर ये टर्म ऑफ पेटेंट। तो कन्वेंशनल और ये नहीं, एक मिनट, ऑर्डिनरी डिविजनल और पेटेंट ऑफ एडिशन की तो जो होगी टर्म स्टार्ट होगी प्रायोरिटी डेट से। कन्वेंशनल की होगी फाइलिंग डेट इन इंडिया और पीसीटी की इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। 54। 54 पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन है, कुछ भी मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट होगा तो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेंट खुद से फाइल कर सकता है, कंट्रोलर के बताने के बाद भी फाइल कर सकता है, बिफोर ग्रांट कभी भी फाइल करते हैं। एंड मतलब जो फाइल हुआ है वो पेरेंट एप्लीकेशन से पहले ग्रांट नहीं होता है। ग्रांट से पहले करना होता है? हाँ, नहीं, कभी भी कर सकते हैं आफ्टर फाइलिंग। तो ग्रांट के बाद मेन एप्लीकेशन की फाइलिंग के बाद आप कभी भी फाइल कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। लेकिन वो ग्रांट मेन इन्वेंशन की ग्रांट ग्रांट नहीं के बाद होगा। हाँ, होगी। हम्म ओके। अगर कोई पेटेंट ग्रांटेड है, इंडिपेंडेंट पेटेंट है, ग्रांटेड पेटेंट है, और कंट्रोलर को लगता है कि ये पेटेंट ऑफ एडिशन होनी चाहिए, तो क्या बन सकती है?
ग्रांटेड इंडिपेंडेंट पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर अगर वो मॉडिफिकेशन होगा एंड उसका डेट अगर उससे पहले होगा पहले वाले एप्लीकेशन से तो ही कर सकते हैं, अगर बाद में होगा तो नहीं कर सकते। पहले वाली एप्लीकेशन का डेट बाद में होना चाहिए। हाँ, पहले जिसको ऐड करना है हम्म। उसका पहले वाले एप्लीकेशन से पहले होना चाहिए डेट, बाद में नहीं होना चाहिए फाइलिंग डेट, ग्रांट डेट, क्योंकि ग्रांट से मतलब ही नहीं है। पेटेंट ऑफ एडिशन का तो बाद में ग्रांट नहीं होता है ना, मेन एप्लीकेशन से पहले ग्रांट होता है, बाद में ग्रांट होता है। अंडर सेक्शन 54 वो जो जिसको हम पेटेंट ऑफ एडिशन बना रहे हैं वो रिवोक हो जाएगी। उसको नई ग्रांट डेट दे सकते हैं लेकिन फाइलिंग डेट हम्म चेंज नहीं कर सकते ना। हम्म तो फाइलिंग बाद में होनी चाहिए, बस इतना हाँ एंड क्राइटेरिया फुलफिल अगर हो जा रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी विथ रेफरेंस ना सर। पेटेंट ऑफ एडिशन। हाँ सर। ठीक है, हम्म ग्रांट कभी भी हुई हो फाइलिंग बाद में होनी चाहिए। 55। 55 में रहेगा टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, सेम टर्म रहेगा 20 इयर्स का जहां से मेन इन्वेंशन का टर्म स्टार्ट हुआ है। और अगर मेन इन्वेंशन बाय एनी चांस रिवोक हो जाती है तो हम पेटेंट ऑफ एडिशन को मेन इन्वेंशन बना सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 30। 2400 इसकी फीस रहेगी। हम्म, रूल नंबर तो सर नहीं पता है इसका। कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेन पेटेंट लैप्स हो गया तो? हाँ तो लैप्स हो गया तो सर ये पेटेंट ऑफ एडिशन कंटिन्यू करेगा और जहां तक मतलब जहां जहां तक मेन इन्वेंशन की रिन्यूअल फी तो हमने दी थी वहां से स्टार्ट होगा मतलब वो समझ तो लो। लैप्स हो गया ना। हाँ तो लैप्स हो गया तो फिर तो पेटेंट ऑफ एडिशन तो कंटिन्यू करेगा ना, वो थोड़ा ना लैप्स होएगा। वो भी मेन लैप्स इन्वेंशन होगा, तो लैप्स हुई है। वो भी लैप्स होगा ना। रिन्यूअल फी तो वही थी उसकी भी। अच्छा ठीक है, वो भी लैप्स हो जाएगा। उसके वो साथ सिर्फ ट्रेनिंग रिवोक होने पे बचेगा। अच्छा ओके। 56। वैलिडिटी है, उसमें नॉवेल्टी चेक होगा, इन्वेंटरी चेक नहीं होगा पेटेंट ऑफ एडिशन का। 57। 57 अमेंडमेंट से है इसमें और फॉर्म नंबर 13 होगा, रोल नंबर 81। और इसमें तीन हैं, नेम एड्रेस अगर हमें चेंज करना है और एड्रेस ऑफ सर्विस 320 रुपीज लगेंगे। फ्री ये प्री ग्रांट में लगेगा 800, पोस्ट ग्रांट में लगेगा 1600। और ये आई थिंक ऑफिशियल गैजेट में भी शायद पब्लिश होगा। और इसके अलावा ओपोजिशन आएगा सर विद इन 3 मंथ्स बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। 2400 रुपये फीस के साथ। नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एड्रेस एड्रेस फॉर सर्विस चेंज करने के जो 320 रुपये आप बता रहे हो, हम्म इसका फॉर्म कौन सा है? यही होगा शायद से 13 ही होगा इसका भी फॉर्म। कब तक, ग्रांट से पहले कि ग्रांट के बाद? नाइस क्वेश्चन सर। दोनों टाइम। ये तो सर कभी भी हो सकता है ना। यू आर अ गुड क्वेश्चन। हाँ नेम एड्रेस तो सर चेंज ही करना है, वो तो कभी भी कर लो शायद। हाँ उसके फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्म चेंज हो हाँ जाएगा ना लेकिन। बिफोर ग्रांट फॉर्म 13 है, आफ्टर ग्रांट फॉर्म 30 है। तो जो ये हमने 800 और 1600 बताए हैं। ये स्पेसिफिकेशन को चेंज कर अमेंड करने के लिए होते हैं। अच्छा ओके। स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया फॉर्म 2, हम्म और बाकी जो आप बात करो वो हो गया फॉर्म 1 की बात। तो जो 30 लग रहा है वो पोस्ट ग्रांट के लिए लग रहा है, मतलब नहीं सही बोल रहा है सर मैं? ग्रांट के बाद में। देखो, अगर नाम, पता, ईमेल आईडी हम्म आपको चेंज करना है बिफोर ग्रांट, तो 320। तो फीस वही है 320, फॉर्म 13 लगेगा। ओके। आफ्टर ग्रांट अगर आपको चेंज करना है तो फॉर्म हम्म 30 लगेगा, फीस 320 ही रहेगी। ठीक है।
नेम, एड्रेस, एड्रेस फॉर सर्विस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इनकी बात हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करनी है हम्म। तो बिफोर ग्रांट आफ्टर ग्रांट फॉर्म 13 ही है, बट बिफोर ठीक है। ग्रांट फीस 800, आफ्टर ग्रांट फीस 1600। 1600। ठीक है। गॉट इट। अपोजिशन। हम्म। रूल 94 इसमें 81 नहीं आएगा सर रूल? आएगा, वो जो वो फॉर्म अपोजिशन 30 का है की ना। बात कर रहे हैं, अच्छा, फॉर्म फॉर्म 30। 13 में। ठीक है। 58। 94 सर। हाँ आपने क्या बताया? 94 फॉर्म 30 का। हाँ हाँ। 58 है वो अमेंडमेंट हाई कोर्ट, अमेंडमेंट बाय हाई कोर्ट, वो रिवोक नहीं करेगा, वो अमेंडमेंट देगा एंड वो कम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर से। अच्छा, मान लो अमेंडमेंट के लिए कंट्रोलर ने बिफोर, चलो कभी भी स्पेसिफिकेशन को अमेंड करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हाँ। तो जो एप्लीकेंट या पेटेंटी है उसको मार्क्ड कॉपी और अमेंडेड कॉपी देनी पड़ेगी। हाँ, तो देनी पड़ेगी ना सर। कैसे पता चलेगा फिर? वो तो कोर्ट का ऑर्डर तो डायरेक्ट जाएगा ना कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास जाएगा, बट कंट्रोलर को मतलब एप्लीकेंट जब सबमिट करेगा तो वो अमेंडेड कॉपी के साथ ही मतलब मार्क एंड क्लीन दोनों सबमिट करेगा। कंट्रोलर सिर्फ नोटिफिकेशन में लिख के देगा ना अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट कुछ। वो सिर्फ ऑर्डर देगा अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर प्रोसीजर पूरा बताएगा। कंट्रोलर को चला एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 59। सर 59 शायद बताया अर्चना मैम ने, 58 तो नहीं हाई नहीं, कोर्ट वाला तो 59। 59 है ना, हाई 58 कोर्ट रहेगा सर। 58 में है, 59 सर बताइए। 59। सर एबीसीडी है। 50। हाँ ठीक है। आप बताओ क्या एबीसीडी। मेरा दिमाग जा रहा है। अरे नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है तो मेरा दिमाग जा रहा है, सॉरी। अर्चना मैम, आपकी ना आवाज गूंज रही है, एक्चुअली में बहुत क्लैरिटी नहीं है आवाज में। हाँ अभी तो आ रही। सर बोलो बोलो 59। 59 में यह अमेंडमेंट बाय वे ऑफ करेक्शन, डिस्क्लेमर, एक्सप्लेनेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, इसमें आएगा फॉर्म नंबर 13 ही आएगा इसमें। और क्लेम्स को ब्रॉड नहीं कर सकते हैं इसमें, कोई और न्यू मटेरियल हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, प्रायोरिटी डेट इसमें अमेंड हो सकती है। और बस सर। और आफ्टर ग्रांट अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो मतलब सर समझी नहीं मैं। एप्लीकेशन ग्रांट हो गया, पेटेंट हो गया, उसके बाद अब अमेंडमेंट कर रहे हो तो ये तो बिफोर और आफ्टर ग्रांट दोनों के लिए ना, फॉर्म नंबर 13 और सेक्शन 59। आफ्टर ग्रांट अगर होगा तो पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन। पब्लिकेशन होगा। ठीक है। ऑपोजिशन आता है क्या अमेंडमेंट में? अगर फ्रॉड में है, इन केस ऑफ फ्रॉड आएगा, वैसे नहीं आते। एप्लीकेंट आता पे है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अमेंडमेंट पर ऑपोजिशन आता है 3 महीने के अंदर पब्लिकेशन से। पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म 14, फीस 2400। अच्छा, वो 57 वाला, ठीक है। अच्छा लेकिन वो तो ठीक हम्म, है सर, ओके, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है सर। बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है, वो 57 में है ना ये, वो आता है नंबर। ऑपोजिशन, वही तो क्या होगा? ऑपोजिशन होगा। तो क्या हाँ होगा? वही सेम अपोज। ऑपोजिशन है सर वो। 60। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन है। उसमें अगर नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल अनइंटेंशनल अनड्यू डिले हुआ तो फॉर्म 15 फाइल करके एप्लीकेशन रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोरेशन कब तक फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन? कब कब तक? 18 मंथ मतलब ये करते हैं। जब नॉन पेमेंट हुआ उसके बाद विद इन 18 मंथ। कौन सा पेमेंट? लैप्स होने के लिए रिन्यूअल फी का पेमेंट नहीं करते हैं ना, तो उसके बाद 18 मंथ से पहले पहले हम लोग रिस्टोरेशन करते
फॉर्म 16 16 15 68 61 61 आएगा सर, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन। इसमें कंट्रोलर चेक करेगा प्रीमा फेसी केस एप्लीकेशन पे, और दो ग्राउंड इसमें रहेंगे: नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फी अगर इंटेंशनल है तो, और ये अनड्यू डिले फॉर्म 15 फाइल करने में। और फिर फॉर्म 15 जो होगा वो पब्लिश होगा, मतलब, और फिर विद इन 2 मंथ्स इसमें पर्सन इंटरेस्टेड कैन अपोज बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। और अगर कंट्रोलर मतलब सेटिस्फाइड है तो एडिशनल फीस जो 4800 रहेगी, और जो रिमेनिंग फीस रहेगी वो प्लस। 62 नो राइट्स ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। उसमें कुछ भी लीगल इन्फ्रिंजमेंट सूट भी फाइल नहीं होता है, and कुछ कोई भी राइट्स नहीं होता। 63 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट। इसमें इंटेंशनली सरेंडर कर सकता है पेटेंट को, और फॉर्म 30 इसमें लगेगा। फीस इसमें कुछ भी नहीं रहेगी, और जो भी रजिस्टर ऑफ पेटेंट में जितने भी नेम्स हैं साइनीज के या लाइसेंसेस के, उन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसमें भी ऑपोजिशन आ सकता है विद इन 3 मंथ्स। कौन कर सकता है पोजीशन? शायद सब पर्सन इंटरेस्टेड ही करेगा इसमें ऑपोजिशन। फॉर्म ऑपोजिशन के लिए तो सर फॉर्म नंबर 14 ही है, और 2400 ही रहेगा इसमें फीस। 64 रिवोकेशन है, वो पिटिशन फाइल करके पर्सन इंटरेस्टेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी जिस पे सूट लगा है वो फाइल करता है रिवोकेशन। उसके इसकी ग्राउंड शॉर्ट है, की याद है? शॉर्ट की हाँ, मतलब C6W3 कोई भी SF CSP 848 65 65 पे सर ये इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, या तो वो अमेंड हो सकता है या फिर रिवोक हो सकते हैं। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन इसमें कंट्रोलर। पब्लिकेशन कहाँ करेगा? पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इसकी पब्लिकेशन नहीं, पेटेंट जर्नल में। पेटेंट जनरल में, ठीक है। डिसाइडिंग बॉडी कौन है? इसमें तो सर यही है ना, गवर्नमेंट। कंट्रोलर ही तो है इसमें। कंट्रोलर है ना डिसाइडिंग हाँ। बॉडी। तो हम्म। वो अपने हाँ, उसमें पब्लिश करेगा पेटेंट जर्नल में। ठीक है। 66 वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पेटेंट होगा रिवोक करेगा फिर उसको भी, अगर वो प्रिजुडाइज कर रहा होगा तो वो डीम टू बी रिवोक होगा। डीम टू बी रिवोक, ठीक है। कहाँ पब्लिकेशन होगा इसका? वही जर्नल में, पेटेंट जर्नल। नहीं, यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में होगा। हाँ डिसाइडिंग सर, बॉडी कौन है यहाँ पे? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा तो सर डिसाइडिंग बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा क्या सर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए वो अपने पब्लिकेशन में पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में। हम्म। ठीक है। और 67 रजिस्टर ऑफ पेटेंट है सर, ये रिकॉर्ड होता है एनीथिंग रिलेटेड टू पेटेंट नेम, एड्रेस, एड्रेस फॉर सर्विस, असाइनमेंट अग्रीमेंट एक्सेट्रा। इसमें ये सब कुछ आएगा। अगर मुझे एडिशनल एड्रेस फॉर सर्विस ऐड करना है तो फॉर्म और फीस? शायद 30 रहेगा इसमें। फीस फीस सर 2400। नहीं, 800 800। ठीक है। एडिशनल एड्रेस फॉर सर्विस। और अगर कंट्रोलर ने मेंटेन किया है कुछ भी फ्लॉपीज, और मतलब इन सब में डिस्क एसेट्स वगैरह में, तो वो वैसे भी वो, डिसकंटिन्यू हो चुका है 2009 के बाद। अच्छा ठीक है। 68 68 असाइनमेंट एग्रीमेंट वो रिटर्न होने चाहिए, एग्जीक्यूटेड होने चाहिए, तो ही वैलिड है। 69 इसमें रजिस्ट्रेशन होगा असाइनमेंट फॉर्म नंबर 16। फीस 2400, रूल 90 रहेगा। फीस
2400। 1600। अच्छा ठीक है 16 की 1600, ठीक है। 8 की 800, 16 की 1600। हम्म। कौन फाइल कर सकता है फॉर्म 16? पेटेंट ही कर सकता है, थर्ड पार्टी। तो सेकंड पार्टी कौन है यहाँ पे? कोई भी। तो सेकंड पार्टी क्या होता है? कुछ भी फर्स्ट नहीं पार्टी होता। तो पेटेंट ही हो गया। हाँ, सेकंड पार्ट आपने बोला थर्ड पार्टी, तो सेकंड पार्टी कौन है? जिसको दिया होगा सर, या तो लाइसेंस वगैरह। तो वही फाइल करता है, थर्ड सेकंड पार्टी कर सकता है। ग्रांटी। अच्छा हाँ, थर्ड पार्टी कुछ सेवन, भी नहीं होता है सर इसमें, मतलब। थर्ड पार्टी कंट्रोलर है, अच्छा। उसके पास आप फाइल करोगे ना, सबमिट करोगे। ठीक है। 70, वो ग्रांटी एंड प्रोप्राइटर को इक्वल राइट होता है। 71। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर है। इसको कोई भी एनी पर्सन अग्रीव्ड फाइल कर सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें बाकी बताऊं सर, इसमें ओमिशन है या एडिशन है, रॉन्गफुली रिमेनिंग कोई एंट्री है, एरर है, डिफेक्ट है, इन सब से होता है हाई कोर्ट कहाँ के पे अंदर। होता है? हाँ, हाई कोर्ट। यहाँ का रेक्टिफिकेशन हाई कोर्ट में होता है। हम्म, 73। सर 72 72। हाँ 72, सॉरी। वो इंस्पेक्शन है, रजिस्टर ओपन रहता है सबके लिए। और अगर मुझे उस रजिस्टर में से कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड चाहिए तो कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपीज है ना, फॉर्म 30 से 1000 रुपीज से वो सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है, विद इन 1 वीक चाहिए होगा तो। विद इन 1 वीक चाहिए तो 2400 है। अच्छा हाँ सॉरी, विद इन 1 वीक चाहिए तो 2400 है, अदरवाइज 1000 रुपीज से फॉर्म 30 से डॉक्यूमेंट मिलते हैं। मैं मान लो मेरे को विद इन अ वीक 40 पेजेस चाहिए, 40 पेज। तो 30 कितने पेजेस से आगे हर एक पेज को 30 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, तो 300 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल हो जाएंगे 2700 रुपये। हम्म, 73। ये आएगा पेटेंट एंड अदर, पेटेंट कह रही हूँ सर, सॉरी, कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स आएगा इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और बाकी इसमें डी नोवो का कॉन्सेप्ट आएगा। 74। पेटेंट ऑफिसर्स है, वो दिल्ली का कॉपीराइट, कोलकाता पेटेंट, मुंबई की, मुंबई का ट्रेडमार्क, चेन्नई का जीआई। और डिजाइन का? डिजाइन का वही कोलकाता। हम्म। हम्म, 75। इसमें आएगा एनी एम्प्लॉय फ्रॉम पेटेंट ऑफिस, वो पेटेंट, उनके पास पेटेंट नहीं होगा एक्सेप्ट बाय विल और इनहेरिटेंस, वो नहीं शायद फाइल कर सकते हैं। हम्म। विरासत या वसीयत। हम्म, 75 हो गया। 72, 76। अगर आईपीओ का एम्प्लॉय है तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर सकता है, इन केस अगर कंट्रोलर कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा हो तो ही दे सकता 77। इसमें पावर ऑफ कंट्रोलर लाइक सिविल कोर्ट है इसमें, लाइक summoning and examining anyone, or demanding any document in affidavits, or examining any document, award any cost, reviewing his own decision or ex parte, और रिव्यूइंग, इन दोनों के लिए फॉर्म 24 होगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम कंट्रोलर्स डिसीजन, और 1 मंथ का एक्सटेंशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 480 रुपीज इसका रहेगा। और फॉर्म 24 का रहेगा 1600 फीस रहेगा, 129 और 130 इसका रोल नंबर रहेगा। है। 78। वो क्लैरिकल एरर करेक्ट करने के लिए है, तो कंट्रोलर क्लैरिकल एरर करेक्ट कर सकते हैं,
इसमें 57 एंड 59 एक्सक्लूडेड है, एंड 44 जो सब्स्टिट्यूशन वाला है वो भी एक्सक्लूडेड है। एंड इसमें जो एरर करेक्ट करेगा उसको एनी पर्सन इंटरेस्टेड अपोज कर सकता है। एंड और किसी और को मतलब किसी को अगर उसमें करेक्शन करने हैं तो फॉर्म 30 से भी कर सकते हैं। फीस ये फॉर्म 30 के लिए 800 है, एंड वो अपोजिशन के लिए 14 के लिए 2400 है। कब तक फाइल कर सकते हैं पोजीशन? और 3 मंथ्स पब्लिकेशन से, मतलब ये क्लरिकल एरर जो है वो पब्लिश होगा उसके बाद 3 मंथ्स में अपोज कर सकते हैं। कंट्रोलर खुद से भी कर सकता है? हाँ। हाँ 79। हाँ 79 में सर एविडेंसेस अगर ओरल है तो एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, और एफिडेविट है तो क्रॉस एग्जामिन होगा। सर ये जब कंट्रोलर खुद से करता है उसको क्या वर्ड बोलते हैं, जैसे ओरल डी? हाँ ओरल स्टेटमेंट लेते हैं वो। नहीं, ये सेक्शन 78 है, जैसे इसमें कंट्रोलर खुद ही करेक्शन क्रॉस कर रहा है ना। सुओ मोटो। ठीक है। शो मोटो। जब कंट्रोलर खुद से कोई काम करता है ना, डिसीजन लेकर, उसको सुओ मोटो बोलते हैं। वो मोटो 80। 80 वो सबकी सुनता है, हियरिंग होगा, एंड 10 डेज 81। में। 81 होगा, वो एक्सटेंड कर सकता है टाइमलाइन को ऑन इट्स ओन, और एक्ट की नहीं कर सकता, रूल्स की कर सकता है, डिस्पोज एनी एप्लीकेशन। ऐसे यहाँ पे नहीं है वो चीज, यहाँ उसको जिस काम अच्छा के लिए जितना टाइम चाहिए वो ले सकता है। ठीक है। हाँ, वो 138 यहाँ में किस नोट करो। 82। वो पेटेंटेड आर्टिकल एंड पेटेंट की डेफिनेशन है। पेटेंटेड आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल जो प्रोडक्ट एंड ये हो, जो पेटेंटेड है उसको पेटेंटेड आर्टिकल बोलते हैं। पेटेंटी मतलब जो जिसको पेटेंट मिला है या फिर जिसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं वो। 83। जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू पेटेंटेड इन्वेंशन। कोई तीन बता दो बस। इसमें एनकरेज इन्वेंशंस, और वर्क करे इंडिया में टू फुलेस्ट एक्सटेंट, और सोशल इकोनॉमिकल और हेल्थ वेलफेयर पे, मतलब विद बैलेंस्ड ऑब्लिगेशन एंड राइट्स, और नो मोनोपोली फॉर इम्पोर्टेशन। 84। कंपल्सरी लाइसेंस रिलेटेड है। अगर कोई भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा होगा, इन्वेंशन अगर अफोर्डेबल प्राइस में नहीं अवेलेबल होगा, इंडिया में वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उसको कंपल्सरी लाइसेंस ले सकते हैं। अ, उसके लिए फॉर्म 17 है। बाकी कंपल्सरी लाइसेंस में कंट्रोलर इवेलुएट करता है जो कुछ भी फॉर्म 17 फाइल करने के बाद। कब कर सकते हैं फॉर्म 17 फाइल? 3 इयर्स में। कहाँ से? 3 इयर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 3 इयर्स वो ग्रांट के बाद। ग्रांट का क्या, डेट ऑफ ग्रांट की डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट? ग्रांट ऑफ पेट डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, पब्लिकेशन से मतलब नहीं। ऑर्डर डेट भी इसको बोल सकते हाँ। और क्या देखता है कंट्रोलर यहाँ पे? हैं। वो टाइम देखता है उसको सफिशिएंट मिला है या नहीं वर्क करने के लिए। देन कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी किया है नहीं किया है वो देखता है। वो तो आप एंड 85 में चले। नहीं 3 साल मिल कैपेबल। गए ना आपको, 3 साल मिल गए ना, उसके बाद कंपलसरी लाइसेंस आ गया। हाँ, अब जिसने फॉर्म 17 फाइल किया है उसका क्या क्या चेक करेंगे वो? वो टाइम कितना हुआ है, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए हैं, कितना कितना वही चाहिए पहले मिनिमम, मिनिमम कितना चाहिए? 6 मंथ होना चाहिए। बस 85। आफ्टर 85 is a revocation of patent ग्रांट के 3 इयर्स और 2 इयर्स ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। इसमें पर्सन इंटरेस्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म नंबर 19 फाइल कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए।
फीस इसमें रहेगी 2400, रूल नंबर 96, और अप टू 1 ईयर तक जो है कंट्रोलर डिसीजन ले सकते हैं इसमें। ऑपोजिशन आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 86। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कर रही है तो इसमें क्या ही ओपोजिशन है। आएगा ना, आएगा 87 में आएगा। 87 बताओ, अच्छा चलो। 87 ठीक है सर, इसमें पेटेंटी या कंपलसरी लाइसेंसी या फिर ऑल नेम्स एंटर इन रजिस्टर क्या कर सकते करेंगे? हैं ओपोजिशन। फॉर्म और फॉर्म ओपोजिशन कर सकते हैं इसमें, फॉर्म 14 होगा इसमें, 2400 रूल 98 के अंदर, कब दो तक कर महीने। सकते हैं? हाँ, 2 महीने। 86 अर्चना मैम। 86 में एडजर्नमेंट है, ऑन व्हाट ग्राउंड? वो नॉट वर्किंग इन इंडिया। बस। 88। पावर ऑफ कंट्रोलर वाइल ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस, इसमें मल्टीपल कंपलसरी लाइसेंस भी दे सकते हैं, और इसमें 3 साल की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। और इसमें अगर टर्म्स एंड कंडीशन अगर लगता है कि हार्ड है तो आई मीन आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंपलसरी लाइसेंस और ओनली 1 टाइम, तो जो लाइसेंसी है वो फॉर्म नंबर 20, फीस 2400 और रूल 100 से ये फाइल कर सकते हैं रिवीजन ऑपोजिशन ऑफ। ऑपोजिशन इसमें आएगा शायद सर, हाँ ऑपोजिशन तो इसमें आएगा सर, कितने महीने में? शायद इसमें 1 मंथ है आई थिंक। 1 महीने में ऑपोजिशन कर सकता है यहाँ पे हाँ एप्लीकेंट कर सकते एप्लीकेंट। पेटेंट ही। हैं। हाँ पेटेंट, सॉरी सॉरी। 89। जनरल पर्पज है, तो उसमें चेक करेंगे कि कमर्शियल प्रेस बेसिस पे फुल एक्सटेंड वर्क होना चाहिए वो, एंड वो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। किस रेफरेंस में प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए? मतलब जनरल पर्सन जो होते हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में वो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। जी प्रदीप सर। सर अभी 85 में एक स्टेटमेंट बोला था, ये रिवोकेशन जो रहेगा आफ्टर कंपलसरी लाइसेंसिंग ही होगा ना ओनली? 2 साल उसकी। हाँ, अभी मैडम ने एक स्टेटमेंट बोला था कि पब्लिकेशन के बाद या फिर आफ्टर कंपलसरी लाइसेंसिंग के बाद भी, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि उन्होंने बोला था 3 साल पेटेंट के और 2 साल कंपल्सरी लाइसेंस के बाद। टोटल 5 इयर्स। ओके। हम्म, हालांकि यहाँ पे आप 3 साल नहीं बोलना चाहिए, 2 साल ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस जब भी ग्रांट हुआ हो। ओके। अगर वो नॉन वर्किंग है तो पेटेंट को ही रिवोक कर देगी। 90। 90 ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस, हम्म इसमें पी इज फॉर, हाँ पेटेंटी को रीजनेबल रॉयल्टी मिलेगी, इज फॉर लाइसेंसी को, लाइसेंस होल्डर को रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ए इज फॉर ये अफोर्डेबल हो, एल इज फॉर एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, नॉन एक्सक्लूसिव होना चाहिए आई मीन, एंड देन नॉन असाइनेबल होना चाहिए, एंड बी इज बैलेंस टर्म होना चाहिए, ई इज फॉर, एक मिनट सर, एक्सपोर्ट के रिलेटेड है ई, इसमें आएगा सेमी कंडक्टर होना चाहिए बट फॉर नॉन कमर्शियल यूज, एंड टी इज ये एंटी कॉम्पिटिटिव बेस्ट है, और अगर इंपोर्ट भी अलाउ नहीं है, सिर्फ सेंट्रल सॉरी गवर्नमेंट कंसेंट पर ही अलाउड है। बढ़िया। 91। 91 रिलेटेड पेटेंट है, उसको नॉन असाइनेबल राइट लाइसेंस। फॉर्म फॉर्म 17 रूल 96 एंड 2400। 92।
92 इज स्पेशल प्रोविजंस हैं इसमें 3 कंडीशंस पे, नेशनल इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी और पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज पर नोटिफिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट में, और पर्सन इंटरेस्टेड को इनवाइट करते हैं इसमें, मतलब कंपलसरी लाइसेंस के लिए, और वही उनको सर 17 फॉर्म फाइल करना होगा टू हैव लाइक कंपलसरी लाइसेंस, और इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं आएगा। आएगा ना। इसमें कहाँ आएगा सर, इसमें 92 ऑपोजिशन? 92 में ऑपोजिशन आएगा, एक्सेप्ट अगर कंपलसरी लाइसेंस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के लिए एड्रेस किया जा रहा है। हाँ, ओके। उसके अलावा अगर कोई नोटिफिकेशन से आ रहा है तो ऑपोजिशन आ सकता मतलब है। नेशनल इमरजेंसी, एक्सट्रीम, मतलब ये जो 3 कंडीशंस हैं, इनके अलावा कुछ और नोटिफिकेशन के उससे आ रहा है तो? इसी में नोटिफिकेशन तो इन्हीं ग्राउंड पर आएगा, लेकिन पेटेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है हम्म। वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ठीक है। एग्जाम ग्रुप है। ठीक है सर। 92A वो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट के इम्पोर्टेशन रिलेटेड है। एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्ट। व्हाट इज और वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? अनडेवलप्ड कंट्रीज में ही वो कर सकते हैं। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद 92A? डिटेल नहीं पता है। पेटेंटेड मनोरमा। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं बाय पेटेंटेड प्रोसेस, और एंड जिनकी नीड है मेडिकल पब्लिक हेल्थ सेक्टर प्लस और जो भी डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, आई थिंक। डायग्नोस्टिक किट्स, इसमें 3 चीजें आएंगी। इंग्रेडिएंट जो भी मतलब जिनको जरूरत है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक। सो वो आ गया सब उसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेड बाय पेटेंटेड प्रोसेस एंड हम्म ऑल द इंग्रेडिएंट्स और डायग्नोस्टिक किट्स सब आ जाएगा इसमें। हम्म जैसे अभी खान सर बना रहे हैं ना कैंसर का हॉस्पिटल पटना में, हम्म। तो उसकी जो सीटी स्कैन की मशीन है वो जर्मनी से आ रही है, तो वो डायग्नोस्टिक किट्स में आती तो है। अच्छा, ठीक है। 93 अर्चना डीड है वो। क्या है? असाइनमेंट डीड होता है ऑल पार्टीज में, जो कि कंट्रोलर इसे करता है, कुछ भी एग्रीमेंट है ये। कंट्रोलर जो ऑर्डर पास करेंगे कंपलसरी लाइसेंस के लिए वही डीड हाँ, होती है। ठीक है सर मैम। इसमें ये नहीं था कि पेटेंटी और लाइसेंसी के बीच में जो डीड होती है, हाँ जो सर। भी जो ईडी जो भी डीड इशू होगी वो कंट्रोलर रहेगा? कंट्रोलर जो ऑर्डर पास करेंगे वही एग्रीमेंट लाइसेंस की डीड बन जाती है, क्योंकि कंट्रोलर ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं इसमें। हम्म ठीक है। जो ऑर्डर पास किया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा इन केस ऑफ कंपलसरी लाइसेंस वही उस लाइसेंस की डीड मानी जाती है। ठीक है। 94 94 इज टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। इसमें फॉर्म नंबर 21 2400 फीस रहेगा, और 62 और 102 इसमें रूल नंबर रहेगी। और ऑपोजिशन। इसमें सर कंपलसरी लाइसेंस होल्डर ओपोज कर सकता है बाय एविडेंस और स्टेटमेंट से। ऑपोजिशन नहीं बोलते उसको, रिप्लाई देना बोलते, ऑपोजिशन अच्छा, नहीं होता। ठीक है। ऑब्जेक्शन और रिप्लाई ऐसे बताते हैं। बढ़िया। चलो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे विद डिजाइन एक्ट, है ना। हाँ। ओके सर। चलो, ओके सर। कोई क्वेश्चन किसी का? गौरव सर, अखिल सर, प्रदीप सर, गंगा सर, शुभम सर? ओके, चलो मिलते हैं कल रात 9:30 बजे वापस इसी लिंक पर, यहीं पर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।